हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फोर्थ और फर्स्ट की भारत में सार्वजनिक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का डीएससी 10 और बीए प्रोग्राम का डीएससी फर्स्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड के पहले की जो यूनिट थी, यूनिट नंबर फर्स्ट, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर सेकंड अर्थ एवं प्रकार ग्रामीण व शहरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत है वो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर किसी गांव के स्कूल की छत टूट जाए या किसी मोहल्ले की सड़क खराब हो जाए तो क्या हर बात दिल्ली में कोई मंत्री या सचिव वहां जाकर मरम्मत करा पाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जरूरत क्या है ऐसी शासन व्यवस्था की जहाँ पर निर्णय जनता के करीब लिए जाए? तो यही है हमारा विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र की वह सास जो कि शासन को गांव गांव तक जीवित रखती है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत है वो कर लेते हैं एक छोटी सी प्रस्तावना से। सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र का प्रशासन केवल केंद्र और राज्य सरकारें अकेले नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट, भारत एक विशाल और विविधता से भरा हुआ देश है जहाँ पर करोड़ों लोग, करोड़ों भाषाएं, सैकड़ों भाषाएं और हजारों जरूरतें हैं। तो ऐसे में केवल केंद्र और राज्य सरकार सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। इसलिए यह आवश्यकता महसूस हुई कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को जनता के करीब लाया जाए और उन्हें शासन में भागीदार बनाया जाए। तो जरूरत हुई निर्णय लेने की प्रक्रिया को जनता के करीब लाने की, यानी कि जनता खुद अपने विकास की योजना बनाए और उसे लागू करे और अपने जीवन से जुड़े जो फैसले हैं वे खुद ले। तो इसे ही विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विकेंद्रीकरण की अवधारणा। तो अब हम बात कर लेते हैं विकेंद्रीकरण की अवधारणा के बारे में। आखिर विकेंद्रीकरण है क्या? तो विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्ति, अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को ऊपरी सतह से निचली सतह तक स्थानांतरित करना। तो स्टूडेंट, दिल्ली से आदेश आता है इस गांव में स्कूल बनाओ, लेकिन गांव वाले कहते हैं हमें पहले पानी चाहिए। तो यही फर्क है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में। विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्ति, अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक सौंप देना। दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत, नगर पालिका। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबसे जो ऊपर लेवल आता है, आप एक पिरामिड के माध्यम से समझिए। यहाँ पे जो सबसे ऊपर होता है यहाँ पे केंद्र सरकार होता है, उसके बाद राज्य सरकार है। लेकिन जब आप एक बात समझिएगा, जब हमारा देश जो है वो हमारा आजाद हुआ था तो उस समय हमारे केवल दो ही लेवल थे शासन के। ये हमारा केंद्र सरकार और ये हमारा राज्य सरकार। ये जो सी वाला है ये नहीं था। तो हमारा 73वां व 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके और 74वां संविधान संशोधन करके 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो ये हमारा तीसरा स्तर था, स्थानीय स्तर, ये भी स्थापित कर दिया गया था। तो यह लोकतंत्र का विस्तार है क्योंकि इसमें जनता सीधे शासन में भाग लेती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा विकेंद्रीकरण की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विकेंद्रीकरण का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं विकेंद्रीकरण के महत्व के बारे में। आखिर जो विकेंद्रीकरण है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो विकेंद्रीकरण से शासन केवल तेज ही नहीं होता बल्कि लोकतांत्रिक भी बनता है। तो इसकी आप अहमियत को समझिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से, जिसमें हमारा सबसे पहला था जन भागीदारी। लोग अपने विकास से जुड़े निर्णय स्वयं लेते हैं। तो इसमें लोग खुद अपने विकास के लिए निर्णय लेते हैं।
जवाबदेही, स्थानीय प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कुशलता, स्थानीय समस्याओं का समाधान शीघ्र हो जाता है। तो जो स्थानीय समस्याओं का समाधान है वो भी जल्दी होता है। लोकतंत्र की मजबूती देखते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य जड़ों तक फैलते हैं। तो निर्णय केवल ऊपर से नहीं नीचे से भी आते हैं। साथ साथ समान विकास योजनाओं का लाभ गांव और शहर दोनों को मिलता है। तो गांव और शहर दोनों तक योजनाओं का लाभ भी पहुंचता है। तो यही था हमारा विकेंद्रीकरण का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विकेंद्रीकरण का अध्ययन करने के लिए दृष्टिकोण। तो अब हम बात कर लेते हैं विकेंद्रीकरण के अध्ययन करने के लिए दृष्टिकोण के लिए। तो विकेंद्रीकरण को 4 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। फर्स्ट हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण, जिसमें शक्ति और निर्णय जनता तक पहुंचते हैं। तो शक्ति जनता तक पहुंचते हैं और जैसे कि पंचायत चुनाव हो गए। सेकंड होता है प्रशासनिक दृष्टिकोण, कार्य और सेवाएं निचले स्तर पर सौंपी जाती है। तो स्थानीय जो विभागीय कार्य होते हैं वे स्थानीय स्तर पर भी सौंपे जाते हैं। थर्ड आता है वित्तीय दृष्टिकोण, जिसमें स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधन दिए जाते हैं। तो स्थानीय निकायों को कर लगाने और अनुदान पाने का अधिकार होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखो तो समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो समाज का हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होती है, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे जाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो। तो सभी को यहाँ पे भागीदारी जो है वो सुनिश्चित होती है। तो यही था हमारा विकेंद्रीकरण का अध्ययन करने के दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विकेंद्रीकरण के प्रकार। तो अब हम बात कर लेते हैं विकेंद्रीकरण के कितने प्रकार है। तो विकेंद्रीकरण के जो प्रकार है वे मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारा राजनीतिक विकेंद्रीकरण, चुनावों के माध्यम से शक्ति का हस्तांतरण, जैसे कि पंचायत चुनाव। तो चुनाव के माध्यम से शक्ति का हस्तांतरण होता है, उसे हम राजनीतिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। सेकंड आता है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, विभागीय कार्यों का वितरण जिला और ब्लॉक स्तर पर। तो जो विभागीय कार्य होते हैं उनको जिला और ब्लॉक स्तर तक बांटना, उसको ही हम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। थर्ड वित्तीय विकेंद्रीकरण, जिसमें स्थानीय संस्थाओं को कराधान और अनुदान की शक्ति होती है। तो स्थानीय निकायों को कर वसूलने, अनुदान लेने और खर्च करने का अधिकार होता है। फोर्थ आता है आर्थिक विकेंद्रीकरण, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर। तो स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन ही हमारा आर्थिक विकेंद्रीकरण कहलाता है, जैसे कि सड़क निर्माण हो गए, जल संरक्षण हो गए या शिक्षा परियोजना हो गई। तो स्टूडेंट यही थे हमारे विकेंद्रीकरण के प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में विकेंद्रीकरण। तो भारत में विकेंद्रीकरण की बात करें तो 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो हमारा स्थानीय सरकार है उसको जोड़ा गया। तो स्टूडेंट संसद में 73वां और 74वां संशोधन पारित होते हुए फिर गांव में महिला सरपंच ग्राम सभा चला रही। तो भारत में सच्चा विकेंद्रीकरण हुआ हमारा 1992 में, जब आए 73वें व 74वें संविधान संशोधन। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम बात करें तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज की स्थापना की गई। और इसमें हमारा जो 11वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का जो भाग 9 है वो इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो स्टूडेंट यही था हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें हमारे शहरी स्थानीय शासन यानी कि नगर पालिका प्रणाली की जो व्यवस्था है वो की गई थी। और इसमें हमारा जो हमारे संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो 12वीं अनुसूची हमारे इसी के तहत ऐड करी गई थी। 12वीं अनुसूची और हमारे जो भाग की बात करें तो क्या है भाग 9 क्या है हमारा इसमें ऐड किया गया था। तो यही थे हमारे 73वां 74वां संविधान संशोधन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा कुछ मुख्य प्रावधान भी इसमें किए गए थे। मुख्य प्रावधान ये किए गए कि नियमित चुनाव होंगे, आरक्षण दिया जाएगा जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा। साथ ही उनको कुछ वित्तीय अधिकार प्राप्त हो गए और राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना भी इस समय की गई थी। तो स्टूडेंट यही संशोधन भारत में लोकतंत्र को गांव-गांव तक ले जाया गया। तो यही था हमारा भारत में विकेंद्रीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करें तो भारत में पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरों पर काम करती है। फर्स्ट हमारी ग्राम पंचायत, सेकंड हमारी पंचायत समिति जिसे हम ब्लॉक लेवल कहते हैं, थर्ड हमारी जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज गांव की स्वशासन की परिकल्पना की थी। तो महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था कि जहां हर गांव खुद अपना शासन चलाए वहां पर ग्राम स्वराज स्थापित होगा। तो यही महात्मा जी का सपना था, महात्मा गांधी जी का।
इसके बाद हमारी कुछ कार्य की बात कर लेते हैं, हम ग्राम पंचायत के कुछ कार्य की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा आता है ग्रामीण विकास करना, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, यानी कि जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हमें प्रदान करना और साथ साथ सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। तो यही एक सच्चे गांव का लोकतंत्र है। तो यही था हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शहरी स्थानीय स्वशासन को लेकर। तो शहरी स्थानीय स्वशासन की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे गांव में पंचायतें होती है, वैसे ही जो हमारा शहर होता है उसमें होती है हमारी नगर पालिकाएं। और नगर पालिकाएं में हमारे तीन प्रमुख स्वरूप आते हैं। नगर पालिका पालिका तीन प्रणाली की होती है। फर्स्ट हमारे नगर पंचायत जिसमें छोटे कस्बे होते हैं, सेकंड नगर पालिका जिसमें मध्यम कस्बे होते हैं, नगर निगम जिसमें कि बड़े शहर होते हैं। तो स्टूडेंट इनके कार्य की बात करें तो कार्य में हम देखें तो इसमें पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क परिवहन, बिजली, शहरी विकास, झुग्गी झोपड़ी विकास, शहरी नियोजन, ये सभी हमारे इसके कार्य है। यानी कि शहर का पूरा प्रशासन अब स्थानीय हाथों में चला गया है। तो स्टूडेंट यही था हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम बात करेंगे कि विकेंद्रीकरण लोकतंत्र को गहरा करता है, लोग अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट विकेंद्रीकरण ने लोकतंत्र के जड़ों को मजबूत किया। अब निर्णय केवल ऊपर से नहीं आते बल्कि जनता भी खुद अपने जीवन के फैसले ले सकती है। तो पंचायत और नगर पालिका ने भारत में लोकतंत्र को जड़ों तक मजबूत किया। तो जो हमारी पंचायत और नगर पालिकाएं थी वे आज लोकतंत्र के असली चेहरे बन चुके हैं। जी हमारे सामने अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां है वित्तीय कमी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। तो ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। तो जब शासन जनता के हाथों में आता है तभी जो लोकतंत्र है वो सचमुच जनता का बन पाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का हमारा जो कैट टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर सेकंड के खे टॉपिक के बारे में। तो खे टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। खैर टॉपिक में हमें पीआरआई और सार्वजनिक नीतियों का कार्यान्वयन के बारे में बात करनी है। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा है कि जब सरकार कोई नई योजना लाती है जैसे कि मनरेगा या मिड डे मील हो गई, तो वो योजना आखिर दिल्ली से चलकर गांव के हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचती है? कौन बनाता है योजना, कौन उसे लागू करता है और कैसे तय होता है कि योजना सच में काम कर रही है या नहीं हो कर रही है? तो इस पूरे सफर में सबसे अहम कड़ी जो है वो हमारी पंचायती राज संस्था यानी कि पीआरआई की है और सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन की है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो पीआरआई है वो क्या है और सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन किस तरीके से होता है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में केवल नीतियां बनाना ही काफी नहीं है बल्कि उनका क्रियान्वयन भी जरूरी है। तो स्टूडेंट लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में केवल नीति बनाना ही सब कुछ नहीं होता बल्कि जो वो नीति बनाई गई है उसे सही तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि नीति बनाना। तो भारत जैसे विशाल देश में नीतियों को जनता तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय निकाय है। तो जो हमारा भारत है वो हमारा बहुत ही विशाल देश है। यहाँ पे हमारी विविधता है जिसमें संस्कृति, भाषा और जरूरतें की विविधता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ नीतियों को जनता तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है हमारी पंचायती राज संस्थाएं और हमारा स्थानीय निकाय। तो ये संस्थाएं जनता और सरकार के बीच पुल का काम करती है। तो वे सरकार और जनता के पीछे एक सेतु का काम करती है। यानी कि जो नीति बनती है वो ऊपर बनती है लेकिन जमीन पर उतारती है उसे पंचायत। तो यही तो हमारा छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में नीति प्रक्रिया को समझने का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में नीति प्रक्रिया को समझने का महत्व। तो भारत विविधता से भरा हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, वर्गों और आवश्यकताओं के कारण नीति प्रक्रिया जटिल है। तो स्टूडेंट भारत में जो नीति निर्माण है वो आसान नहीं है। इतनी विविधता के कारण हर क्षेत्र की अपनी अपनी जरूरतें हैं। तो इसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें नीति प्रक्रिया को समझना जरूरी है। क्योंकि जो नीति प्रक्रिया है उसको अगर हम समझ लेते हैं तो उसको समझने से यह पता चलता है कि निर्णय कैसे बनते हैं, नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है और साथ साथ प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी आती है। तो नीति सिर्फ दस्तावेज ही नहीं बल्कि जनहित का एक वादा भी है जो तभी सार्थक होता है जब जनता उसे महसूस कर सके। तो स्टूडेंट यही था हमारा भारत में नीति प्रक्रिया को समझने का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नीति के प्रकार को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में जो नीति है वे आखिर कितने प्रकार की है। तो भारत में नीतियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जिसमें हमारी सबसे पहली जो नीति आती है वो हमारी आती है वित्तकर्णकारी नीति,
जिसमें संसाधनों सुविधाओं का वितरण जैसे शिक्षा स्वास्थ्य योजनाएं। तो सुविधाओं और संसाधनों का वितरण को ही हम वितरणकारी नीतियां कहते हैं, जैसे कि हमारी शिक्षा या स्वास्थ्य योजनाएं होगी। सेकंड हमारी नीति आती है नियामक नीति, नियंत्रण और नियमन के लिए, जैसे पर्यावरण कानून। तो नियम और नियंत्रण के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती है उनको हम नियामक नीतियां कहते हैं, जैसे कि हमारे पर्यावरण कानून हो गए, ट्रैफिक नियम हो गए, ये हमारी नियामक नीति होती है। थर्ड हमारी आती है वो आती है पुनर्वितरण नीति, अमीर से गरीब की ओर संसाधनों का स्थानांतरण, जैसे सब्सिडी गरीबी उन्मूलन। तो अमीर से गरीब की ओर संसाधनों का स्थानांतरण के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती है उन्हें ही हम पुनः वितरण नीतियां कहते हैं, जैसे कि सब्सिडी हो गई, गरीबी उन्मूलन हो योजना हो गई, ये सभी हमारी पुनर्वितरण नीति होती है। फोर्थ और जो लास्ट हमारी नीति रहती है वो हमारी रहती है संस्थानों प्रणालियों की स्थापना, जैसे नया आयोग संगठन बनाना। तो जब कोई नया आयोग या संस्थान बनाने के लिए कोई भी नीतियां बनाई जाती है तो उसको हम संरचनात्मक नीति के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि नया आयोग हो गया, संगठन हो गया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे नीति के प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नीति प्रक्रिया के कुछ मुख्य संस्थान एवं अभिकर्ता को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं नीति निर्माण में कौन कौन सी संस्थाओं की सहभागिता होती है। तो नीति निर्माण में कुछ संस्थाएं भूमिका निभाती है, जिसमें संवैधानिक संस्थाएं में देखें तो संसद, राज्य, विधानमंडल आते हैं। कार्यपालिका में देखें तो मंत्रिमंडल, मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आते हैं। न्यायपालिका में संविधान और कानूनों की व्याख्या आते हैं। नौकरशाही सिविल सेवा में नीति लागू करने में ये बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। स्थानीय निकाय की बात करें जिसमें पीआरआई या यूएलबी जैसे जो है ये सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में आते हैं। अन्य अभिकर्ता में राजनीतिक दल आ गए, मीडिया आ गई, एनजीओ आ गए, प्रेशर ग्रुप्स आ गए या नागरिक हो गए। तो स्टूडेंट यानी कि नीति बनती है ऊपर से नीचे तक, लेकिन असर दिखाती है नीचे से ऊपर तक। तो स्टूडेंट यही था हमारा नीति प्रक्रिया के मुख्य संस्थान एवं अभिकर्ता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नीति निर्माण में विभिन्न संस्थानों की भूमिका। तो अब हम बात कर लेते हैं नीति निर्माण में जो संस्थानों की भूमिका है वो क्या भूमिका रही है। तो नीति निर्माण स्टूडेंट एक सामूहिक प्रयास है जिसमें संसद, विधानसभा कानून और नीतियों की मंजूरी देता है। तो नीतियों को मंजूरी कौन देता है? संसद या विधानसभा। कार्यपालिका नीति प्रस्ताव और क्रियान्वयन करता है। तो नीति का प्रस्ताव और क्रियान्वयन करती है हमारी कार्यपालिका। नौकरशाही डेटा विश्लेषण, ड्राफ्टिंग और लागू करना। तो डेटा विश्लेषण और ड्राफ्टिंग करती है हमारी नौकरशाही। स्थानीय स्वशासन नीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार डालना। तो नीति को लोगों की जरूरतों के अनुसार डालता है हमारा स्थानीय स्वशासन। न्यायपालिका असंवैधानिक नीतियों को रोकना। तो असंवैधानिक नीतियों को रोकती है हमारी न्यायपालिका। यानी कि नीति एक विचार ही नहीं है बल्कि एक जीवित प्रक्रिया है जो जनता की जरूरतों के साथ बदलती रहती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा नीति निर्माण में विभिन्न संस्थानों की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नीति चक्र का लेकर, पॉलिसी साइकिल को लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर जो ये नीति चक्र है, जो ये पॉलिसी साइकिल है, आखिर ये है क्या। तो नीति चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नीतियां बनती और लागू होती है। तो स्टूडेंट हर नीति एक यात्रा करती है जिसे कहते हैं हम पॉलिसी साइकिल यानी कि नीति चक्र। तो इसमें 6 चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है वो हमारा होता है समस्या की पहचान। तो सबसे पहले जिस भी मुद्दे पर नीति बनानी होती है उस मुद्दे में समस्या की पहचान की जाती है, आखिर हमें समस्या क्या है। सेकंड आती है हमारा एजेंडा निर्माण। एजेंडा निर्माण में बात कर लेते हैं कुछ ऐसी जो भी उस फील्ड की जो भी प्रमुख संस्थाएं हो गए या प्रमुख व्यक्ति हो गए, जो भी विशेषकर हो गए, उन सभी का एक एजेंडा निर्माण किया जाता है। थर्ड आती है फिर नीति निर्माण, फिर नीति को बनाया जाता है। उसके बाद आती है नीति स्वीकृति, नीति को स्वीकार किया जाता है संसद में, विधानसभा में। नीति क्रियान्वयन, फिर नीति को क्रियान्वित किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। उसके बाद नीति का मूल्यांकन भी किया जाता है, यानी कि जो हमारा नीति है उससे कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये भी एक नीति चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो यानी कि नीति तभी सफल है जब वह कागज से निकलकर जनता तक पहुंच जाए, तो उसे हम तभी सफल नीति कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा नीति चक्र, पॉलिसी साइकिल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नीति निर्माण को समझना। तो अब हम बात कर लेते हैं नीति निर्माण को समझने की बात को लेकर। तो नीति निर्माण सिर्फ सरकार का काम ही नहीं है बल्कि वो एक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया भी है। तो नीति निर्माण एक राजनीतिक व प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसमें सरकार, संसद, नौकरशाही, हित समूह और जनता सबका योगदान होता है। तो इसमें शामिल होते हैं हमारी सरकार, हमारे संसद, हमारे नौकरशाही, थिंक टैंक, मीडिया और सबसे अहम जो होते हैं वो होती है जनता। तो यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्य, संसाधनों और परिस्थितियों से प्रभावित होती है। यानी कि नीति केवल कानून ही नहीं, जनता की आकांक्षाओं का दस्तावेज भी है।
तो यही था हमारा नीति निर्माण को समझना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम आता है नीति का क्रियान्वयन। तो अब हम बात कर लेते हैं नीति के क्रियान्वयन के बारे में, आखिर नीति के क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। तो क्रियान्वयन सबसे कठिन चरण है क्योंकि यहीं से नीति का वास्तविक प्रभाव दिखता है। तो स्टूडेंट, नीति का सबसे कठिन चरण है क्रियान्वयन, क्योंकि यहीं पर पता चलता है कि नीति जमीन पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो पीआरआई और स्थानीय निकाय मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो भारत में जो पीआरआई है और स्थानीय निकाय है वे नीति के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें हम देखें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण रोजगार में जैसे कि मनरेगा हो गया, बुनियादी सेवाएं, जल, बिजली, सड़क, शिक्षा और सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण योजनाएं। तो स्टूडेंट, यानी कि केंद्र में नीति बनती है पर गांव गांव में जीवन जो है वो परिवर्तित होता है। तो यही था हमारा नीति का क्रियान्वयन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नीति मूल्यांकन। तो अब हम बात कर लेते हैं नीति मूल्यांकन के बारे में। तो मूल्यांकन से यह पता चलता है कि नीति सफल रही है या नहीं। तो नीति का मूल्यांकन बताता है कि जो नीति है वो कितनी सक्सेसफुल रही है और कितनी अनसक्सेसफुल रही है। तो इसमें देखा जाता है कि क्या उद्देश्य पूरे हुए, संसाधनों का सही उपयोग हुआ या फिर नहीं हुआ, साथ ही किन सुधारों की आवश्यकता है, कहाँ पर सुधार की जरूरत है। और इसमें सीएजी, राष्ट्रीय समितियां, एनजीओज और मीडिया की भी भूमिका होती है। तो सीएजी, संसद समितियां, एनजीओ और मीडिया इस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो मूल्यांकन से ही अगली नीतियों की जो दिशा है वो तय होती है। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी नीति मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में नीति निर्माण के उप चुनौतियां। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में नीति निर्माण की चुनौतियां या उप चुनौतियों के बारे में। तो भारत में नीति बनाना आसान ही नहीं है, बल्कि ये चुनौतियां, इसमें कई सारी चुनौतियां हैं, जिसमें हमारे सबसे पहला था विविधता, अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों की आवश्यकता है। तो क्षेत्रीय विविधता हमारे भारत में पाए जाते हैं, हर राज्य की अपनी अपनी जरूरत है। सेकंड आता है गरीबी और असमानता, तो नीतियां सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाती है। थर्ड आता है भ्रष्टाचार और नौकरशाही की जटिलता। फोर्थ आता है राजनीतिक हस्तक्षेप, नीतियां कभी वोट बैंक के लिए भी बनाई जाती है। फिफ्थ आता है वित्तीय संसाधनों की कमी। तो इन सब के बावजूद जो नीतियां है वो आगे बढ़ती है, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है वो जनता की उम्मीदों से संचालित होता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा भारत में नीति निर्माण के उप चुनौतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे नीतियां तभी सफल है जब वे कागज पर न रहकर जनता तक पहुंचे। इसके लिए पीआरआई और स्थानीय निकाय सबसे प्रभावी माध्यम है। तो नीतियां हमारी तभी सफल मानी जाती है तब वे लोगों के जीवन में दिखाई दे। और जो पीआरआई और स्थानीय निकाय है उन्होंने नीतियों को जमीन से जोड़ने का काम किया है। विकेंद्रीकरण से नीतियां ज्यादा व्यवहारिक और जनता केंद्रित बनती है। तो जो हमारा विकेंद्रीकरण है उसने नीतियों को जनता के करीब लाया और उन्हें अधिक व्यवहारिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया। तो भविष्य की चुनौतियां क्या है? तो पारदर्शिता, वित्तीय सशक्तिकरण और जवाबदेही। तो जब नीति पंचायत तक पहुंचती है तभी लोकतंत्र सच्चे अर्थों में जनता तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का ख पार्ट भी कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारे दो ही पार्ट थे, कै और ख, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थी हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार रहे अगले अध्याय के लिए, जहां हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 3 बजट के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।